गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आज हम लोग 48वां क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, 48th क्लास। और आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कल टेस्ट है। कल 8 बजे सुबह एक टेस्ट लिया जाएगा, उसके बारे में मैं अभी विस्तृत जानकारी आप लोगों को दूंगा, इसलिए आज का क्लास ज़रूर अटेंड करें। और आज ऑब्जेक्टिव ही पढ़ाऊँगा, जो टेस्ट कल होने जा रहा है उसी पर मेरी चर्चा होगी, इसलिए आज आप लोग ध्यान से क्लास अटेंड करें ताकि आप लोग कल अच्छा मार्क्स ला पाएँ। कल का रिज़ल्ट मैं परसों मतलब मंडे को सुनाऊंगा, उस पर विस्तृत चर्चा होगी। पहले आप यहाँ ध्यान से सुने। जिन बच्चों ने आज अच्छे से होमवर्क बना करके भेजा है उनके नाम है मुस्कान 10A, प्रेरणा 10A, दीपक 10C, लाडली 10A, शशि 10B, हेमंत 10B, शुभम सिन्हा 10B, अमोली 10A, कृति 10A, रिमझिम 10B, आयुष 10C, तृप्ति 10, न्यू स्टूडेंट नैना 10B, श्रेया रानी 10A, गौरवराज 10D, नीतीश 10A, मुस्कान 10B, राम 10A, शिवानी 10A, राहुल 10C, अंकित 10A, नंदनी 10A, रिमझिम 10D, सानिया प्रवीण 10A, मणिकांत 10D, अंजलि 10A, साक्षी 10A, सुहाना 10A, रविता 10B, प्रेम 10A, मनीषा 10C, शिप्रा 10A, स्वाति 10A, उमाकांत 10A, खुशी सज्जाद, रश्मि 10C और आलोक 10A। इनके अलावे भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क भेजा है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसी तरह होमवर्क भेजते रहिए। तो सबसे पहले आज मैं टेस्ट पर चर्चा करता हूं, आप लोग ध्यान से सुने। टेस्ट कैसे होगा, कितने मार्क्स का होगा, कब होगा, है ना। तो कल वीकली टेस्ट होगा एज ऑन कितना 21 जून 2020। कल 21 तारीख है, कल के डेट में होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, 40 क्वेश्चन होंगे, फुल मार्क्स 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। तो आप लोग समझ रहे होंगे कल जो टेस्ट है वो 40 अंक के हैं, 40 क्वेश्चन रहेंगे। नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। हर प्रश्न 1 मार्क्स के होंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, मैथ और फिजिक्स, जिसमें मैथ 20 मार्क्स के होंगे और फिजिक्स भी 20 मार्क्स के होंगे। 20-20 चलिए, ऐसे चल भी रहा है 20-20, चलिए T20 बढ़िया। तो व्हाट्सएप नंबर मेरा ये 9934984530 है। मतलब जिनको क्वेश्चन नहीं मिलता है, जिनको लिंक रोज का रोज नहीं मिलता है, इसका मतलब है उन्होंने मेरा नंबर सेव नहीं किया अपने मोबाइल में। आप सेव कर लें तो मिलेगा, फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप हमसे बात कर लें आज दिन भर में, ताकि कल आपको टेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और टेस्ट टाइम क्या होगा, हर बार की तरह वही टाइम होगा, 8 बजे सुबह। टेस्ट कितने देर का होगा, 1 घंटा का होगा, मतलब 9 बजे तक आपको वापस करना है एक पेज में। और एक बात और बता दें, ये 40 प्रश्न जो होंगे, ये जो 40 प्रश्न होंगे, इसमें 20 प्रश्न जो होंगे वो ऑप्शन वाले होंगे और 20 प्रश्न जो होंगे उसमें ऑप्शन नहीं होगा, वो फिल इन द ब्लैंक्स होगा, है ना। टोटल 40 प्रश्न में भी, जैसा कि पिछले बार हुआ था, एक संडे पहले बैक, वो मैंने क्या किया था कि 40 प्रश्न दिए थे जिसमें 20 भरने वाले थे और 20 ऑप्शन वाले थे, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह 20 ऑप्शन वाले होंगे और 20 भरने वाले फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। हाँ, लेकिन 20 प्रश्न फिजिक्स के होंगे टोटल और 20 प्रश्न मैथ के होंगे। टाइम कितना मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा आपको। उसमें कुछ सवाल, बहुत सारे सवाल ऐसे भी होंगे जिसमें आपको बनाना होगा, है ना। इसलिए आप रफ कॉपी अपने साथ में रखेंगे, आपको आंसर उसी तरह जैसे पिछले टेस्ट में आपने भेजा था, सेम उसी तरह से आपको बना करके लिखना है। जैसे जो ABCD होगा उसमें सीधा 1 का A, 2 का B, इस तरह से जो 3 का C जैसे भी होगा। अब जैसे कि मान लीजिए 25 में है फिल इन द ब्लैंक्स, तो डायरेक्ट आंसर लिख करके, मतलब बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक टेस्ट आपने लास्ट टेस्ट दिया था पिछले संडे को, है ना। केवल मैथ का जो टेस्ट हुआ था, लेकिन इस बार दोनों है। फिजिक्स एक्सरसाइज 1 पूरा
विथ न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी होंगे, बहुत सारे फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव भी होंगे, और मैथ में केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट, द्विघात समीकरण वाला पार्ट। मतलब अभी जब से मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया है तब से लेकर के आज तक मैंने जो भी पढ़ाया है द्विघात समीकरण में केवल वही, और आज भी जो पढ़ाऊंगा वो सब मिला करके टोटल 40 अंक के होंगे। चलिए, तो आप लोग तैयार रहें, कल सुबह 8 बजे टेस्ट होगा। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, टेस्ट की तैयारी करें अच्छे से। आज बहुत ज़्यादा लंबा क्लास मैं नहीं लूँगा, आप तैयारी करेंगे, बस कुछ ऑब्जेक्टिव पर मैं चर्चा कर लूँगा जिससे क्या होगा, आपको कल टेस्ट देने में सुविधा होगी, है ना। आज का क्लास अच्छे से अटेंड कर लें आप लोग। मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी चैप्टर खत्म हो रहे हैं वो हर तरह से खत्म होते जाए, और उसका टेस्ट भी मैं लेता चलूँ ताकि फिर से आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, क्योंकि उसके बाद समय कम रहेगा। इंस्टीट्यूट खुलने के बाद हम लोग फिर जो चैप्टर पढ़ चुके होंगे उससे आगे पढ़ेंगे। चलिए, मैं सबसे पहले बता रहा हूँ तीन कंडीशन। जैसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में कंडीशन होता था, उसी तरह द्विघात समीकरण में भी 3 कंडीशन है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। यदि d बड़ा हो 0 से, d का मतलब विविक्तर या विवेचक, ये कल के ऑब्जेक्टिव में इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए ध्यान से आप देखें। यदि d 0 से बड़ा हो तो समीकरण के द्विघात समीकरण, कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, ये पहला कंडीशन है ना। इसका यूज आपको एक्सरसाइज 4.4 में तो जबरदस्त तरीके से होगा, साथ साथ कल के टेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। दूसरा, यदि d 0 से छोटा हो, मतलब d का मान 0 से कम हो, मतलब माइनस में हो, यदि d 0 से बड़ा का मतलब प्लस में हो, तो ये भी कंडीशन ही हुआ, इसलिए इसको भी आप कहीं सूत्र वाली कॉपी में ही लिखेंगे। तो द्विघात समीकरण के मूल अवास्तविक को आप लोग काल्पनिक भी कह सकते हैं, एवं असमान होंगे, है ना। वास्तविक और अवास्तविक दो संख्याएं होती हैं, ये वास्तविक होगा, इससे 2 मूल निकलता है द्विघात समीकरण का, दोनों मूल वास्तविक होगा, है ना। अवास्तविक का मतलब सीधा सिंपल भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि जब रूट के अंदर माइनस में हो, जैसे -4, तो यह एक अवास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या भी इसको कह सकते हैं। इसके अलावा जितना भी है ये क्या हुआ, अवास्तविक। इस तरह का मूल निकलेगा कब, जब d का मान 0 से छोटा अर्थात माइनस में होगा। इसके अलावा जितना भी है, मतलब जैसे कोई बटा में है, कोई रूट में है, कोई माइनस में है, कोई दशमलव में है, सारी संख्याएं वास्तविक हैं, सब रूट वाला टोटल। ये नहीं सोचिएगा कि केवल √5, हम एक एग्जाम्पल दिए हैं। रूट वाली सारी संख्याएं, माइनस वाली सारी संख्याएं, बटे वाली हो या दशमलव वाली हो, सब वास्तविक है सिवाय इसके। यदि रूट के अंदर माइनस में आ जाए तो इसे काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, इमेजिनरी नंबर या अवास्तविक संख्या कहते हैं। तत्काल आप इसको याद रखिए, है ना। इसे I से सूचित किया जाता है। चलिए, तीसरा, यदि आप सोच रहे होंगे क्यों सर ये काल्पनिक है, क्योंकि रूट अंडर -4 का वर्गमूल नहीं निकलता है।
-4 का वर्गमूल आप सोचेंगे सर -2, नहीं, क्योंकि -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो +4 हो जाएगा। +2 ये भी नहीं, क्योंकि +2 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो +4 हो जाएगा। यहाँ है -4, तो माइनस यदि रूट के अंदर माइनस हो तो उसका वर्गमूल निकालना अभी तत्काल क्लास 10 तक वो संभव नहीं है। 11th में आप लोग पढ़िएगा कि हम लोग इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो अभी हम लोग 10th पर ही चर्चा करते हैं। यदि d = 0 हो तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। देखिए पहली बार समान हुआ। इस 3 कंडीशन में, जैसे कि उधर 2 चर वाले रैखिक समीकरण में भी 3 कंडीशन था, विरोधी विरोधी आश्रित, उसी तरह द्विघात समीकरण में भी ये 3 कंडीशन है। इसको अच्छे से अपने अपने कॉपियों पर आप लोग उतार लें, है ना। इसका बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है कल के टेस्ट में भी और आगे के चैप्टरों में भी। 4.2 के बाद इसका यूज होगा ज़बरदस्त तरीके से। इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव छिप गया है ना। हम पूछे मूल समान कब होते हैं, कब होते हैं? एक ही कंडीशन में समान है, जब d = 0, है ना। मूल अवास्तविक कब होते हैं, कब होते हैं? तो जब d <0, मतलब d का मान 0 से छोटा हो। मूल वास्तविक कब होते हैं? वास्तविक 2 कंडीशन में है, आप देखिए 1 नंबर में और 3 नंबर में। जब d 0 से बड़ा है उस स्थिति में भी वास्तविक है, और जब d = 0 है। यदि आपसे हम पूछें, ध्यान से सुनिएगा, ये मूल वास्तविक होते हैं कब? जब d > 0, दोनों, इन 2 कंडीशन में होता है। जब d 0 से बड़ा हो और जब d = 0 हो, दोनों, इन दोनों कंडीशन में मूल वास्तविक है। आप देख लीजिए 1 और 3। इसलिए हम इसको एक साथ लिख देते हैं। जब d का मान 0 से बड़ा और बराबर, दोनों एक ही साथ हो गया, बड़ा या बराबर हो, तब इस स्थिति में क्या होता है? मूल वास्तविक होता है। मतलब 2 बार नहीं लिखना पड़ा, एक ही बार में हो गया, है ना। मूल समान कब होता है? जब d = 0 हो। मूल अवास्तविक, अवास्तविक का मतलब काल्पनिक कब होता है? जब d 0 से छोटा हो। इस बात आप याद रखेंगे अच्छे से। यदि आप नहीं सुन सके तो थोड़ा 2 मिनट बैक होकर के फिर से एक बार सुन लीजिए। मैंने जो बोला वो आप लिख लें अपने कॉपियों पर, क्योंकि हो सकता है आप भूल जाएंगे। हम भी आपके जगह होते, छात्र होते, तो हो सकता था कि हम भूल जाते। इसलिए आप जो हम बोले उसको आप लिख लीजिए। अब इसको मिटाएंगे हम लोग और इस पर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए देखिए, आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव है। द्विघात समीकरण 3x² - 4 - x = 0 के विविक्तर ज्ञात करें। चलिए, आपको कल के टेस्ट में तो 4 ऑप्शन भी रहेंगे, आपको लेकिन बना करके ही टिक मारना है। अंदाज से लॉटरी लगाइएगा तो फिर गलतियां ज़्यादा होगी, है ना। 3x² - 4 - x = 0, ये एक द्विघात समीकरण है। इसमें हमको विविक्तर बताना है, विवेचक मतलब d, डिस्क्रिमिनांट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 3x² - x - 4 = 0, इसको सजा लेंगे। ये हम लोग बार बार नहीं बोलेंगे, कई बार हम बोल चुके हैं कि जो सजा हुआ नहीं होता है, सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है? सजा मानक रूप में, मैंने स्क्वायर वाले को सबसे पहले, उसके बाद x वाले को, अचर पद को लास्ट में। सज गया। अब बताइए a बराबर क्या है? 3, b बराबर -1, c बराबर -1। केवल d निकालना है, विविक्तर या विवेचक। और d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। तो b कितना है? -1 का होल स्क्वायर -4ac, है ना। -1 का स्क्वायर +1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 × 3, 4 × 3 12, 12 × 4 कितना हो? 48, 48 और 1 49। ये आंसर हो गया। हाँ, अब इसमें ऑप्शन यदि रहता तो जो ऑप्शन में 49 रहता
वही सही हो जाता, वही आंसर हो जाता आपका, है ना। केवल इसमें क्या पूछा गया था, विविक्तर या विवेचक। अब इसी में मान लीजिए एक क्वेश्चन रहता है, ये सवाल दिया जाता, मान लीजिए हम इस सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं, हम इसको 2 नंबर सवाल कर देते हैं। द्विघात समीकरण इतना के, मान लीजिए थोड़ा सा हम इस सवाल को चेंज कर देते हैं कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति का मतलब क्या होता है, सोचिए। मूलों की प्रकृति का मतलब होता है कि मूल, आपसे पूछा जा रहा है कि मूल कैसा है, वास्तविक है या अवास्तविक, जो काल्पनिक है। जो फिजिक्स में होता था वही चीज़ यहाँ है। वहाँ पूछा जाता था प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब आपसे पूछा जाता था कि प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक है। यहाँ पूछा जा रहा है मूलों की प्रकृति, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि मूल कैसा है, वास्तविक या है, काल्पनिक है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए भी पहले आपको डी निकालना पड़ेगा। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया, तो पहले डी निकाल लिए। आप क्या देख रहे हैं, चूंकि डी का मान 49 है, डी ग्रेटर देन 0 है। 49 तो 0 से बड़ा होता है। जो माइनस में होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा। वो क्या हो जाएगा, 0 से छोटा, क्योंकि ये प्लस में है तो 0 से बड़ा हो गया। अतः मूल कैसे होंगे, वास्तविक, यही है, वास्तविक होंगे। यही आपसे पूछा जा रहा था, वास्तविक होंगे या अवास्तविक। प्रकृति का मतलब यही होता है। चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं वास्तविक एवं असमान होंगे, लेकिन वो नहीं पूछा गया है, छोड़िए उसको। केवल पूछा गया प्रकृति। तो प्रकृति भी जब आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। और डी का मान यदि 0 से बड़ा है, इसका मतलब मूल वास्तविक है। डी 0 के बराबर भी होता, उस स्थिति में भी मूल क्या होता, वास्तविक होता। हाँ, यदि माइनस में आ जाता तो हम लिखते कि मूल कैसा है, अवास्तविक है, मतलब काल्पनिक है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव है कि एक द्विघात समीकरण दिया गया है, a + bx² - cx = 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है। बस सबसे फर्स्ट बात वही, इसको मानक रूप में ले आएंगे, मतलब सजा लेंगे इसको। सबसे बड़ा पावर वाला कौन है, bx²। उसके बाद x वाला लिखना है मिडिल टर्म, इसमें माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और लास्ट में कौन है, अचर पद। अचर पद यहाँ कौन हो गया, 0। x² वाला सबसे पहले स्क्वायर वाला, उसके बाद मिडिल टर्म x वाला, लास्ट में अचर पद। अब देखिए, चूंकि a बराबर कितना है, स्मॉल b, b बराबर -c। आप चाहें तो यहाँ कैपिटल A B लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल b का इस्तेमाल किया गया है, स्मॉल ABC। चलिए सेम भी लिखिए, लेकिन अपना ध्यान से बनाना होगा आपको। तब यहाँ पर c बराबर a, देखिए a की जगह कौन है, b, b बराबर -c और c बराबर अचर पद, मतलब a है। अब हमको क्या निकालना है, मूलों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा। क्या सूत्र होता है, -b/a माइनस। अब देखिए b का मान कितना है, -c/a। a बराबर कितना है, b, तो माइनस माइनस क्या हो गया, c/b, है ना। मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a। c/a बराबर c बराबर कितना है, a, है ना, बराबर बाय a बराबर कितना है, b, हो गया आंसर। अब जो ऑप्शन में रहेगा वो चुन लेंगे। योगफल क्या निकला, मूलों का योगफल c/b, और मूलों का गुणनफल क्या हो गया, c/a। ध्यान रखेंगे, पहले मानक रूप में ले आएंगे, उसके बाद a बराबर कितना है, b बराबर कितना है, c बराबर कितना है, और उसके बाद सूत्र लगा देंगे। मूलों का योगफल -b/a
मूलों का गुणनफल c/, जैसे बहुपद में होता था। बहुपद में हम लोग निकालते थे शून्यकों का योगफल एवं शून्यकों का गुणनफल। यहाँ निकाल रहे हैं मूलों का। देखिए अगला ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, एक द्विघात समीकरण है px² + 4x + 3 = 0 के मूल समान हैं, ये पहले बता दिया गया है। तो p बराबर वाट, मतलब p का मान निकालना है आपको, है ना। चलिए आराम से बनाएंगे। सबसे पहले d निकालेंगे। क्यों d निकालेंगे इस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए जब आपसे पूछा जाए कि मूल की प्रकृति ज्ञात करें, उसमें भी सबसे पहले d निकालना पड़ता है। जब आपको पूछा जाए कि मूल समान हो तो p का मान ज्ञात करें या k का मान ज्ञात करें, उसमें भी सबसे पहले d निकालेंगे। जब आपसे पूछा जाए कि मूल वास्तविक होंगे तो फलना के मान ज्ञात करें, वहाँ भी सबसे पहले d निकालेंगे, तभी ना पता चलेगा। और जब d पूछा जाएगा वहाँ तो खैर d निकालना ही है, मतलब विविक्तर। चलिए सबसे पहले d क्यों निकालेंगे हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा। b² - 4ac -4 गुना a गुना c, a का मान p, c का मान 3, 4 का स्क्वायर 16, 4 गुना 4 2 बार गुना हो गया, 4 गुना 3 गुना p, 4 तिया 12, 12p, है ना। अब याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने 3 कंडीशन लिखाया था आप लोगों को। मूल समान होते हैं कब? जब, अभी तुरंत याद कीजिए या पीछे का कॉपी उल्टा करके देख लीजिए। मूल एक ही कंडीशन में समान होता है, मतलब दोनों मूल अल्फा और बीटा समान एक ही कंडीशन में होता है जब d बराबर 0, है ना। अब इसीलिए हमने पहले d का मान निकाल लिया था, है ना। अब यहाँ d का मान रख देंगे, p का मान निकल जाएगा। तो d का मान कितना है? 16 - 12p बराबर 0। d बराबर 0, d का मान रख दिए। -12p + 16 उधर गया, -16, माइनस माइनस कैंसिल, p बराबर 16/12, 4 तिया 12, 4 चौके 16, मतलब 4/3। हमको किसका मान निकालना था? p का मान निकालना था, है ना। अब ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, या भरने वाला होगा तब तो खैर आपको भर देना है डायरेक्ट, पूरा प्रश्न नहीं उतारेंगे आप, है ना। और मैंने कह दिया लेट नहीं करेंगे, 9 बजे से पहले आप 8:55 में ही भेज दें, ताकि मान के चलें कि 5 मिनट उसको आने में लग गया, नेटवर्क इधर के 8:55 तक आप भेज दें। 9 से पहले हमें रिसीव हो जाना चाहिए, ताकि एक रूल, एक टेस्ट का रूल, नियम, दायरा एक बना रहे, है ना। क्योंकि उसके बाद यदि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर और कोई टाइम बढ़ाया या घटाया नहीं जाएगा। पिछली बार मैंने जब 8:50 हुए थे तो मैं एक मैसेज फॉर्म भेजा था सबों को कि 10 मिनट हैं और आपके पास। कुछ बच्चों ने सोच लिया कि 10 मिनट बढ़ा रहे हैं सर, 9:10 तक हो गया अब टाइम। थोड़ा मैसेज को ध्यान से पढ़ें, है ना। चलिए, और हो सकता है कुछ टाइपिंग एरर हो जाए, ऐसे प्रयास करेंगे जैसे पिछली बार नहीं हुआ था ना हो, लेकिन मनुष्य से गलतियां होती है, वो सब आप अपना कॉमन सेंस लगा के देख लेंगे। ऐसा यदि कुछ होता है तो अब इसको हम लोग मिटाते हैं। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। 5वां ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, समीकरण इतना का हल समुच्चय ज्ञात करें। अब कहिएगा सर ये हल समुच्चय क्या होता है? ये तो हम लोग पढ़े ही नहीं है। बिल्कुल पढ़े हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ चुके हैं। कैसे? हल समुच्चय का मतलब होता है कि आपको अल्फा और बीटा मतलब दोनों शून्यक निकालना है केवल, बस। नाम बदल गया है ना। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर हल समुच्चय क्या? हल का मतलब दोनों हल ज्ञात करना है। दो द्विघात समीकरण के कितने मूल संभव हैं? मैक्सिमम 2, है ना। तो क्या करेंगे? या तो गुणनखंड विधि से या तो सूत्र विधि से आप क्या करेंगे? इसका शून्य ज्ञात करेंगे, x का 2 वैल्यू आ जाएगा, आप निकाल के देख लेंगे। 6 और 3
6 और 3, ये दोनों जो निकला यही हल समुच्चय हो गया। आपका आंसर हो गया 6 3। जब भी लिखेंगे हल समुच्चय को इस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट में कोमा दे करके, मतलब ये जो x का मान निकलेगा, दो विधि आपने पढ़ा है, गुणनखंड विधि और सूत्र विधि, जो विधि आपको अच्छा लगे, जो विधि हल्का लगे। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो पीछे का क्लास जाके अटेंड कर लें, सारा वीडियो अपलोडेड है। आप क्या करेंगे, x का 2 मान निकालें, जो 2 मान निकला मतलब अल्फा और बीटा, अल्फा बराबर 6 बीटा बराबर 3, ये जो 2 वैल्यू निकला इसी को बोलते हैं हल समुच्चय, बस और कुछ नहीं है हल समुच्चय। शून्यक ही है, शून्यक नहीं, मूल ही है, वही है हल समुच्चय। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत लंबा क्लास आज नहीं लूंगा मैं, है ना। चलिए आप लोग क्या करेंगे कि तैयारी करेंगे, और भी यदि आपके पास कोई बुक हो, पुराना गेस्ट पेपर हो, ऑब्जेक्टिव बहुत सारा है उसमें, उससे तैयारी करेंगे, या कोई प्रैक्टिस सेट हो, वर्तमान में भी उपलब्ध है, सारे मार्केट खुल चुके हैं, किताब की दुकानें खुल चुकी है। यदि एक गेस्ट पेपर आप ले सकते हैं, गेस्ट पेपर ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एक जगह कलेक्टेड मिलता है ना। पिछले साल का क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा गेस्ट पेपर में, सारी जो चीज़ आपको आवश्यक है वो सारी चीज़ें उसमें मिल जाती हैं। या आप प्रैक्टिस सेट ले लें, है ना, प्रैक्टिस सेट भी बहुत सारा मार्केट में आ गया है। या नहीं ले पा रहे हैं अभी तो कोई दिक्कत नहीं, आप भैया दीदी किसी की कॉपी किसी का हो, पुराना भी हो तो चलेगा, उससे आप क्या करें, द्विघात समीकरण की जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसकी तैयारी करें आज दिन भर, है ना। कल का क्लास सस्पेंड रहेगा, कल क्लास नहीं होगा, कल टेस्ट होगा, है ना, मेरा सस्पेंड होगा, हो सकता है आनंद सर का वीडियो चढ़े, वो आप कल पता चलेगा आपको, वो मैसेज चला जाएगा जैसा होगा, है ना। अब जो है थोड़ा फिजिक्स की ऑब्जेक्टिव पर चर्चा कर लें। फिजिक्स में किस तरह के ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, जैसे देखिए फिजिक्स में भी 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 10 भरने वाले या 10 ऑप्शन वाले। उसी तरह मैथ में भी 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 10 भरने वाला 10 ऑप्शन वाला, टोटल 40, टाइम 1 घंटा। तो फिजिक्स में किस तरह का ऑब्जेक्टिव रह सकता है, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का व्यवहार होता है। 4 ऑप्शन है, अवतल, उत्तल, समतल, तीनों। तो साइड मिरर के रूप में कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। जिस ऑप्शन में उत्तल दर्पण है वही आपका आंसर सही है ना। कह दिया जाएगा कौन सा दर्पण हमेशा छोटा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो सब हमेशा काल्पनिक कौन बनाता है, उत्तल दर्पण बनाता है ना। तो थोड़ा आप स्टडी कर लेंगे, पढ़ लेंगे, पहले का क्लास अटेंड कर लेंगे या फेयर से देख लेंगे, है ना। और ईमानदारी से देंगे, सबसे बड़ी बात ईमानदारी से देंगे। मार्क्स कितना भी आए डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं रखता है। ईमानदारी से, कोई आपको मैं बहुत बड़ा अवार्ड नहीं दे रहा हूँ, है ना। ईमानदारी से टेस्ट देना है, ना तो किसी भैया दीदी का हेल्प लेना है, ना पापा मम्मी का, ना फेयर का, अपने से टेस्ट देना है। 1 पेज का फोटो खींच करके आपको 1 पेज में ही होना चाहिए, 2 पेज में नहीं। 1 से 20 एक तरफ लिख लेंगे, 21 से 40 एक तरफ लिख लेंगे, है ना। चलिए, तो अच्छे से आप लोग टेस्ट देंगे बढ़िया से, कुछ उसमें बनाने वाला भी रहेगा। 40 में लगभग 20 बनाने वाले होंगे, इसलिए आप रफ कॉपी अपने साथ रखेंगे, लेकिन वो रफ का फोटो खींचकर नहीं भेजना है आपको। और किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो फिर आप बात भी कर सकते हैं हमसे, है ना। और सोमवार तक, मतलब मंडे तक आपको सुबह 7 बजे तक हमको फिजिक्स, ये होमवर्क रहा, फिजिक्स का फेयर भेजना है। फिजिक्स का फेयर, चलिए एक दिन और बढ़ाते हैं, ट्यूसडे तक। ट्यूसडे को आपको फिजिक्स का फेयर तो आप भेज चुके हैं, सॉरी न्यूमेरिकल्स जो मैंने पढ़ाया है उसमें किसी में एक्सरसाइज और एग्जाम्पल मिला के 23 हो रहा है, किसी में 24 हो रहा है, किसी में 25। न्यूमेरिकल की हो सके तो एक अलग से कॉपी ही बना लें, बहुत सारा न्यूमेरिकल आएगा आपको एक्सरसाइज 2 में, 3 में, फिर 4 में बहुत सारा आएगा, 50 न्यूमेरिकल आएगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यदि आपका फिजिक्स का फेयर मोटा है तब तो एक साथ भी कर सकते हैं, पतला है तो आप अलग से बना लें, एक अलग से फेयर कॉपी कर लें। तो आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल का फेयर
फिजिक्स न्यूमेरिकल का फेयर किस एक्सरसाइज का? 1 का। एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों आपको ट्यूसडे सुबह 7 बजे तक, मतलब उसके पहले मंडे को ही भेज दें, मंडे को ही दिन भर में भेज दें तो ज़्यादा बेटर है ना। ये होमवर्क रहा आपका, और जो कल टेस्ट होगा उसका रिजल्ट परसों मतलब मंडे को सुनाया जाएगा। अच्छे से तैयारी करें, है ना। चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। अच्छे से रहें, अपना ध्यान रखने, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।